A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12 business studies. You know very well, in the last few videos we discussed the last chapter of part B, that is a consumer protection. You know very well, with the help of this chapter we can easily understand the concept of consumer protection as well as the different problem faced by the consumer day by day, as well as we could focus on the importance of consumer protection from the consumer point of view as well as from the business point of view. So you can see that consumer protection is beneficial for the consumer as well as for the businessman. In the last few videos we already discussed the various rights provided to the every consumer under the Consumer Protection Act 1986, that is the right to safety, right to informed, right to choose, right to be heard, right to be consumer education, and right to be seek redressal. So according to the 6 right of consumer which are given in the Consumer Protection Act, that is a seek redressal, right to be seek redressal. It means कि अगर किसी कंज्यूमर को किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है या कोई कंप्लेन है, तो वो एक एप्रोप्रिएट फॉर्म के पास जाकर अपनी कंप्लेंट्स और अपने डिससेटिस्फैक्शन के रिगार्डिंग क्लेम कर सकता है, और मैन्युफैक्चरर्स हो चाहे वो सेलर हो चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर हो, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कर कंपनसेशन भी क्लेम कर सकता है. बट द क्वेश्चन इज दैट कि कहाँ जाना होगा, हम कहाँ ऐसी जगह जाएं जहाँ पे मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो. उसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में रिड्रेशल एजेंसीज बनाई गई हैं. सो व्हाट इज रिड्रेशल एजेंसीज, आज का हमारा टॉपिक भी यही है, दैट इज रिड्रेशल एजेंसीज. अकॉर्डिंग टू द 6 राइट ऑफ द कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इज दैट द राइट टू सीक रिड्रेसल. यानी कि अगर उनकी कोई कंप्लेन है, कोई उनके डिससेटिस्फैक्शन है किसी सर्विस या प्रोडक्ट को लेकर, तो वो एक प्रॉपर फोरम में जाकर अपने कंप्लेंट्स का, अपने डाउट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं. बट द फैक्ट इज़ दैट कि ये जो एजेंसीज़ हैं वो कैसे काम करती हैं, उनका क्या कॉम्पोजिशन होता है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और वो किस तरह के कंप्लेंट्स एंड केसेस सुनते हैं, ये भी आपके सिलेबस में है. सो दैट्स we are discussing today, that is a new topic of this chapter, that is redressal agencies. So you know very well, according to Companies Act 1986, for the redressal of consumer grievances provides for setting up a 3-tier machinery at the district, state and national level agencies. So you can see that according to the Consumer Protection Act, कंज्यूमर के ग्रीवेंसेस यानी कंज्यूमर की जो कंप्लेंट्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए 3-tier मशीनरी अपॉइंट की गई है. द 3-tier मशीनरी मीन्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे ये एजेंसीज वर्क करती हैं. यानी जो सबसे छोटा लेवल होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ कंप्लेन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो यू कैन फाइल द कंप्लेन ऑन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. इफ एनी प्रॉब्लम फाइंड आउट द स्टेट, सो in this situation you can file the complaint on the state level, as well as thereafter you will file the complaint on the national level as per the judiciary system in our country. You know very well, सबसे पहले हम जिला जज के पास जाते हैं, फिर वो हमें क्या करता है, यानी डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाते हैं, फिर वो कोर्ट, अगर वहाँ से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो यू कैन गो टू द हाई कोर्ट, एंड हाई कोर्ट के बाद यू विल गो टू द सुप्रीम कोर्ट. दैट्स लाइक कंज्यूमर के डिससेटिस्फैक्शन को रिजॉल्व करने के लिए, उनके ग्रीवेंसेस को ख़त्म करने के लिए भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ने 3-tier मशीनरी डेवलप की है एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एज वेल एज स्टेट लेवल एज वेल एज द नेशनल लेवल. सो ये पूरी एजेंसीज कैसे वर्क करती हैं, उनका क्या कॉम्पोजिशन होता है, लेट्स वी डिस्कस इट. द फर्स्ट redressal agencies or the dispute redressal forum is district forum or district consumer dispute redressal forum. सो ये सबसे जो छोटा लेवल होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट फोरम और डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेशल फोरम. इट मीन्स जिसे हम लोग कंज्यूमर कोर्ट भी बोलते हैं. सो द कंज्यूमर के ग्रीवेंसेस को रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहला और सबसे लो लेवल का जो रिड्रेशल फोरम होता है उसे हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम. अब ये डिस्ट्रिक्ट फोरम किस तरह से काम करती है,
वो उसकी क्या क्या स्कोप्स हैं, उसके किस एरिया में उसका वर्क होते हैं, इसके मेंबर कितने होते हैं, और इसमें कितने वैल्यूज़ के क्लेम सुने जाते हैं, कितने वैल्यूज़ के कंप्लेंट्स को यहाँ पर फाइल किया जाता है. सो द few points related to the district forum, that is a primary level of consumer court, that is a district forum. The first one, the state government are required to establish district forum in each district. यानी हर राज्य की जो यानी यूनिवर्सल हर स्टेट की जो गवर्नमेंट है, जैसे हमारी यूपी की गवर्नमेंट है बीजेपी, इट मीन्स श्री योगी आदित्यनाथ जी, तो ही इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश. तो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट फोरम क्रिएट करें, क्लियर, उसको इस्टेब्लिश करें. अब ये जो पूरा फोरम क्रिएट होगा, उस फोरम का ऑब्जेक्टिव यही होगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के यानी स्टेट के जो भी कंज्यूमर हैं, यूपी के जो स्टेट के कंज्यूमर हैं, उनकी जो भी कंप्लेंट्स हैं, उनके जो भी डिससेटिस्फैक्शन कंपनसेशन डिमांड किया गया है, उसको वो रिजॉल्व करें. बट इसके लिए फोरम के लिए एक कमेटी बनाई जाती है, दैट इज विच इज़ नोन एज द, एक बोर्ड बनाया जाता है जिससे डिस्ट्रिक्ट फोरम पे, और इस बोर्ड में यानी एवरी स्टेट में, एवरी डिस्ट्रिक्ट मतलब स्टेट के एवरी डिस्ट्रिक्ट में, जैसे वाराणसी इज़ अ डिस्ट्रिक्ट, चंदौली इज़ अ डिस्ट्रिक्ट, जिला विच इज़ नोन एज, तो जिला वाइज आपको डिस्ट्रिक्ट फोरम बनाना पड़ेगा. अब रही बात कि हमारे स्टेट लेवल पे जो भी डिस्ट्रिक्ट फोरम होंगे, यानी जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है वो किसके अंडर काम करते हैं, अंडर द स्टेट गवर्नमेंट. डिस्ट्रिक्ट फोरम को कौन कंट्रोल करता है, स्टेट गवर्नमेंट. उसको स्टैब्लिश भी कौन करता है, उसको स्टैब्लिश भी कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट. ओके, और डिस्ट्रिक्ट फोरम हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में. नंबर सेकेंड, ईच डिस्ट्रिक्ट फोरम कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन, यानी हर डिस्ट्रिक्ट फोरम में एक चेयरमैन होगा, 2 मेंबर होंगे, अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट उस फोरम में एक चेयरमैन और 2 मेंबर अपॉइंट करेगी. ठीक है, यानी नंबर ऑफ टोटल मेंबर कितने हो गए, 3. आउट ऑफ देम 1 इज अ चेयरमैन एंड 2 इज अ मेंबर. वन ऑफ द वूम शुड बी अ वुमेन, जिसमें से एक वुमेन होना कंपल्सरी है. यानी जो 2 मेंबर चुने जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, उसमें से कम एक वुमेन होना ज़रूरी है. सो यू कैन सी दैट डिस्ट्रिक्ट फोरम अपॉइंट कौन करता है, कौन एस्टैब्लिश करता है, स्टेट गवर्नमेंट. उसको हर डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है, स्टेट गवर्नमेंट की. और उस फोरम में कितने मेंबर होंगे, टोटल 3 लोग होंगे, जिसमें एक चेयरमैन होगा, 2 अदर मेंबर्स होंगे, और उसमें से एक मेंबर वुमेन मतलब महिला होनी ज़रूरी है. ये तो हो गई उसके कॉम्पोजिशन की बात. नंबर थर्ड, अ डिस्ट्रिक्ट फोरम कैन रिसीव कंज्यूमर कंप्लेंट वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस एंड द कंपनसेशन क्लेम इज नॉट मोर देन ₹20 लाख. ये भी याद रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट फोरम में कंज्यूमर कंप्लेन कर सकता है, लेकिन उस कंप्लेन की जो वैल्यू है या कंपनसेशन की जो वैल्यू है वो 20 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. ये भी याद रखिएगा. अगर इफ़ वी आर कस्टमर ऑफ वाराणसी, ठीक है, हम ओके, सपोज अगर हम वाराणसी के कंज्यूमर हैं, और यू नो वेरी वेल, अगर हमें कोई कंप्लेंट फाइल करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने डिस्ट्रिक्ट फोरम में ही जाएंगे, किसी भी कंपनी के खिलाफ हो बेसिकली. बट उसकी जो मैक्सिमम कंपनसेशन वैल्यू है वो 20 लाख रुपए, यानी कि आपका जो कंपनसेशन की वैल्यू है, जब आप कोर्ट में केस, कंज्यूमर फोरम में जब केस लगाते हैं, यू नो वेरी वेल, तो आप क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आप गुड्स या सर्विस को लेकर सेटिस्फाइड नहीं है. सो इन दिस सिचुएशन वो वहाँ की जो कंपनसेशन की वैल्यू है, यानी आप जो मैन्युफैक्चरर से या सर्विस प्रोवाइडर से या सेलर से जो भी आप कंपनसेशन डिमांड कर रहे हैं, वो उसकी वैल्यू अगर 20 लाख रुपए के अंदर है तो यू कैन फाइल द केस इन द डिस्ट्रिक्ट फोरम. अगर 20 लाख रुपए से ज़्यादा है तब आप स्टेट लेवल पे जाते हैं, यानी स्टेट फोरम में जाते हैं. इसीलिए बांटा गया इस डिस्ट्रिक्ट फोरम में. डिस्ट्रिक्ट फोरम जो होता है एरिया वाइज भी काम करता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट में अगर एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में किसी कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम है तो ऐसा ना हो कि वो इसलिए कंप्लेंट ना फाइल कर पाए कि भाई उसके पहुंच में नहीं है फोरम. तो इसलिए ये बनाया गया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में ईजिली एक फोरम इस्टेब्लिश किया गया है ताकि ईजिली कंज्यूमर अपने कंप्लेंट्स फाइल कर सके. बट एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है कि कोई भी कंप्लेंट की वैल्यू अगर 20 लाख रुपीज़ से ज़्यादा होती है तो सिचुएशन में आप फिर स्टेट लेवल पे जाकर कंप्लेंट दर्ज करिए.
यानी 20 लाख रुपए तक की जो कंपनसेशन की जो वैल्यू है अगर क्लेम किया जाता है तो उसे आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में कंप्लेन कर सकते हैं। अगर 20 लाख रुपए से ऊपर की कंपनसेशन की वैल्यू है तो वो स्टेट लेवल में जाएगी। सो इज दैट क्लियर? क्या क्या भी हम लोगों ने पढ़ा? डिस्ट्रिक्ट फोरम किसके अंडर में काम करता है? स्टेट गवर्नमेंट। उसको स्टैब्लिश भी कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। और डिस्ट्रिक्ट फोरम हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में स्टैब्लिश होती है। नंबर 2, डिस्ट्रिक्ट फोरम में टोटल 3 लोग होते हैं, जिसमें एक चेयरमैन, 2 मेंबर होते हैं और 2 मेंबर में से एक वुमेन का होना ज़रूरी है। नंबर 3 कि डिस्ट्रिक्ट फोरम में कंज्यूमर जो भी कंप्लेन करता है गुड्स या सर्विस के रिगार्डिंग, तो उसमें कंपनसेशन की वैल्यू 20 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होती। यानी 0 रुपये से लेके 20 लाख रुपए तक की जो कंपनसेशन की क्लेम की वैल्यू है वो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में डिमांड कर सकते हैं। Number 4, the complaint can be filed by a consumer to whom goods are sold or service rendered or any recognized consumer association। ये भी बात है, क्लियर है कि जो भी कंप्लेन दर्ज करेंगे आप कंज्यूमर फोरम में यानी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में, तो वो to whom goods are sold or service rendered, the complaint can be filed by a consumer to whom goods are sold or service rendered और एनी रिकॉग्नाइज कंज्यूमर एसोसिएशन। ये इस लाइन इस बारे में बता रहा है कि कौन कंप्लेन फाइल कर सकता है। तो कंप्लेन कौन फाइल कर सकता है? बेसिकली कंप्लेन कैन बी फाइल बाय द कंज्यूमर, कंज्यूमर फाइल कर सकता है जिसे गुड्स या सर्विस सेल की गई हो, या फिर कोई रिकॉग्नाइज कंज्यूमर एसोसिएशन भी क्लेम फाइल कर सकता है। सो डिस्ट्रिक्ट फोरम में एक नॉर्मल कंज्यूमर भी कोर्ट में केस कंप्लेन फाइल कर सकता है, एज वेल एज कोई भी रिकॉग्नाइज कंज्यूमर एसोसिएशन भी कंप्लेन फाइल कर सकती है, बट लिमिट द कंपनसेशन वैल्यू लिमिट्स टू ₹20 लाख। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 5, ऑन रिसीविंग द कंप्लेन द डिस्ट्रिक्ट फोरम शैल रेफर द कंप्लेन टू द अपोजिट पार्टी कंसर्न एंड सेंड द सैंपल ऑफ गुड्स फॉर टेस्टिंग इन द लेबोरेटरी। द अपोजिट पार्टी इज द सेलर, मैन्युफैक्चरर और एनी ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट whom द कंप्लेन हैज बीन फाइल्ड। यानी कि कंप्लेन मिलने पर डिस्ट्रिक्ट फोरम को जब कंप्लेन मिलती है तो डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या कर सकता है? कंप्लेन टू द अपोजिट पार्टी कंसर्न एंड सेंड द सैंपल ऑफ गुड्स फॉर टेस्टिंग इन द लेबोरेटरी। मतलब जो भी प्रोडक्ट को लेकर आप अनसेटिस्फाइड हैं या फिर आपको उस प्रोडक्ट को लेकर कोई कंप्लेन है कि मेरी लाइफ को लेकर डेंजर है, तो वो प्रोडक्ट सैंपल के लिए जाता है लेबोरेटरी में। द अपोजिट पार्टी इज अ सेलर, मैन्युफैक्चरर एनी ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट whom द कंप्लेन हैज बीन फाइल्ड। ओके, यानी कि अपोजिट पार्टी का यहाँ मतलब क्या है? सेलर से है, मैन्युफैक्चरर से, या फिर ऑर्गेनाइजेशन से है जिसके खिलाफ कंप्लेन किया गया है। ठीक है, यानी अगर सिंपल सी बात है कि अगर आप एज अ कंज्यूमर, सपोज हम ही एज अ कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को लेके कंप्लेन फाइल करते हैं इन द डिस्ट्रिक्ट फोरम, तो डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास ये राइट है कि डिस्ट्रिक्ट फोरम उस कंप्लेन को अपोजिट पार्टी के सामने प्रेजेंट करता है और उसके जो गुड्स हैं या प्रोडक्ट हैं उसको टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरी में भेज सकता है। इज दैट क्लियर? और अपोजिट पार्टी, ठीक है, अपोजिट पार्टी इज द सेलर, मैन्युफैक्चरर और एनी ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट whom दिस कंप्लेन हैज बीन फाइल्ड। और अपोजिट पार्टी कौन हो सकती है? सेलर हो सकता है, मैन्युफैक्चरर हो सकता है, या सर्विस प्रोवाइडर भी हो सकता है, या कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। सो बेसिकली 5 पॉइंट हैं इसमें, एंड यू प्लीज नोट डाउन ऑल दी 5 पॉइंट्स रिगार्डिंग द डिस्ट्रिक्ट फोरम, that is a primary level of consumer court. So you can see that very important points related to the district forum. That is number 1 point, the district forum established by the state government in each district of the state. Number 2, district forum consists of chairman and 2 members appointed by the state government, as well as one of the whom should be a woman. And next point related to the district forum is the district forum. Under the district forum, consumer can receive consumer complaint where the value of goods or services and the compensation claim is not more than the 20 lakh rupees। यानी कि डिस्ट्रिक्ट फोरम में 20 लाख रुपए से ज़्यादा के कंपनसेशन के लिए कंप्लेन फाइल नहीं हो सकती। अगर कंप्लेन की वैल्यू 20 लाख रुपए तक है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, अदरवाइज यू विल गो टू द स्टेट फोरम। एंड नंबर 4, कौन कौन कंप्लेन कर सकता है? तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में कंप्लेन करने के लिए कोई स्पेसिफिक कंज्यूमर भी, इंडिविजुअल कंज्यूमर भी कंज्यूमर कोर्ट में जाकर अपनी कंप्लेन फाइल कर सकता है, एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट फोरम कंप्लेन मिलने पर प्रॉपरली उस पूरे फैक्ट्स को इन्वेस्टिगेट करती है
और जो भी प्रोडक्ट को लेकर या सर्विस को लेकर कोई प्रॉब्लम है तो उस रिलेटेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की टेस्टिंग भी की जाती है लेबोरेटरी में। स्पेशली सर्विस की तो कोई टेस्टिंग की नहीं जा सकती, बट गुड्स की सैंपल लेकर उसकी टेस्टिंग की जाती है और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाता है। सो दीज आर द फ्यू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम। नाउ वी विल मूव टू द सेकेंड लेवल ऑफ कंज्यूमर कोर्ट, दैट इज द रिड्रेशल एजेंसीज, that is a state commission or state consumer dispute redressal commission. So नाम ही है, डिस्ट्रिक्ट फोरम जो होता है डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टैब्लिश होते हैं और सारे डिस्ट्रिक्ट्स कंज्यूमर कोर्ट्स को मैनेज करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए सेंट्रल वे में, स्टेट के सेंट्रल वे में स्टेट कमीशन अपॉइंट होते हैं, स्टेट कमीशन इस्टेब्लिश किए जाते हैं। और स्टेट कमीशंस को हम लोग स्टेट कंज्यूमर कोर्ट्स भी कह सकते हैं, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेशल कमीशंस भी कह सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वी कैन सी दैट एवरी डिस्ट्रिक्ट फोरम हैज़ इट्स ओन कंट्रोलिंग बॉडी, दैट इज़ अ स्टेट कमीशन। यानी सारे डिस्ट्रिक्ट फोरम को कंट्रोल करना, मैनेज करने का काम स्टेट कमीशन का होता है। और अगर कोई भी कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट फोरम के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो वो स्टेट कमीशन में जाकर पहले तो क्या कर सकता है, कंज्यूमर कोर्ट में, स्टेट कंज्यूमर कोर्ट में जाकर अपने कंप्लेंट को फाइल कर सकता है। दूसरी बात, स्टेट कमीशन की ज़रूरत क्या है, वैल्यू ऑफ कमीशन, कंप्लेंट की जो वैल्यू है, यू नो वेरी वेल, कंपनसेशन की जो वैल्यू है वो 20 लाख रुपए तक रहती है, तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाकर कंप्लेन कर सकते हो। बट अगर कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन की वैल्यू 20 लाख रुपए से ज़्यादा की फाइल की जाती है तो उस सिचुएशन में आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में कंप्लेन ना करके डायरेक्टली स्टेट कमीशन या स्टेट कंज्यूमर कोर्ट में जाकर ही आप कंप्लेन करना पड़ता है। सो इट इज़ अ रूल अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. So what are the few important points related to the state commission? Now we will discuss it. You can see that the first important point related to the state commission, it is set up by the state government or its jurisdiction is restricted to the boundaries of the state concern. यानी कि बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कमीशन का काम होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करना, स्टेट का काम होता है अपने पर्टिकुलर स्टेट के जो कंज्यूमर हैं उनके कोई भी डिससेटिस्फैक्शन है, उनके जो भी कंप्लेंट्स हैं उसको रिजॉल्व करना अपने स्टेट के अंदर। सो ये जो स्टेट कमीशन है तो उसको भी स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है और डिस्ट्रिक्ट फोरम को भी स्टेट गवर्नमेंट भी कंट्रोल और मैनेज करती है और उसको सेटअप भी करती है। एज वेल एज द स्टेट कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट who is or has been a judge of high court and 2 other member, one of whom is woman. All 3 shall be appointed by the central government. So जो state commission होता है उसमें 3 टोटल मेंबर होते हैं, 3 पार्टीज होती हैं, जिसमें से सबसे पहला होता है द फर्स्ट वन इज अ प्रेसिडेंट और उसके अलावा 2 अलग मेंबर होते हैं। सो यू कैन सी दैट 1 अ प्रेसिडेंट एंड 2 अदर मेंबर। जो एक प्रेसिडेंट होता है हु इज़ और हैज़ बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट, ये याद रखिएगा। स्टेट कमीशन का जो भी प्रेसिडेंट होता है, इट मीन्स अ चेयरमैन, वो हाई कोर्ट का जज हो प्रेजेंटली या जज रह चुका हो, वही प्रेसिडेंट के लिए कैपेबल होता है। यानी स्टेट कमीशन में 3 लोग होते हैं जिसमें एक प्रेसिडेंट और 2 मेंबर होते हैं। तो जो भी एक मेंबर होते एक प्रेसिडेंट होते हैं वो हाई कोर्ट के या जज हों या हो चुके होंगे, यानी अभी प्रेजेंटली वो हाई कोर्ट के जज हों या हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं, यानी उनका एक्सपीरियंस हाई कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट होना चाहिए, तभी वो स्टेट कमीशन के प्रेसिडेंट बन सकते हैं। और जो 2 अलग मेंबर हैं उसमें से एक वुमेन का होना ज़रूरी है और ये सारी अपॉइंटमेंट जो होती है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू की जाती है। सो यू कैन सी दैट जस्ट लाइक अ डिस्ट्रिक्ट फोरम में 3 लोग होते थे, एक चेयरमैन और 2 मेंबर, जिसमें एक वुमेन होना चाहिए, वैसे यहाँ पे भी है एक प्रेसिडेंट और 2 मेंबर। एक प्रेसिडेंट जो है वो उसकी भी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, हाई कोर्ट के जज की इक्विवेलेंट होनी चाहिए, या तो वो हाई कोर्ट का जज हो प्रेजेंटली या हो रहा हो इन पास्ट। ओके, एंड नंबर 3rd एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द स्टेट कमीशन, only those complaint can be filed where the value of goods and services and claim is more than 20 lakh but not more than 100 lakh, that is a 1 crore.
इन शॉर्ट वर्ड वी कैन से स्टेट कमीशन में वही क्लेम्स फाइल किए जा सकते हैं जिनके कंपनसेशन की वैल्यू 20 लाख रुपए से ज़्यादा हो बट 100 लाख रुपए से कम। इट मीन्स स्टेट कमीशन में वही कंज्यूमर फाइल कर सकता है, क्या फाइल कर सकता है, कंपनसेशन के लिए डिमांड कर सकता है, क्लेम कर सकता है जिसके कंपनसेशन की वैल्यू 20 लाख से लेकर 100 लाख से के बीच में। 20 लाख रुपए जीरो वैल्यू से 1 रुपए से लेकर 20 लाख रुपए की कंपनसेशन की वैल्यू है तो वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएगा। अगर कंपनसेशन की वैल्यू 20 लाख से 100 लाख के बीच में है, दैट इज 1 करोड़ रुपए के बीच में है, तो वो स्टेट कमीशन में डायरेक्टली आके कंप्लेन क्लेम कर सकता है, कंप्लेन को नोट डाउन करा सकता है। बट दूसरा एक और ऑप्शन भी है, द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट फोरम कैन ऑल्सो बी फाइल्ड बिफोर द स्टेट कमीशन विद इन द 13 days ऑफ द पासिंग ऑफ द ऑर्डर। ये भी एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इज दैट स्टेट कमीशन में जैसे सपोज आई एम द कस्टमर और मैंने एक डिस्ट्रिक्ट फोरम में क्लेम किया जिसकी वैल्यू 20 लाख रुपए से कम थी, तो मैंने डिस्ट्रिक्ट फोरम में गया और अपने कंप्लेंट को नोट डाउन कराया और वहाँ का जो डिसीजन आया उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम का जिस दिन डिसीजन आया उसके 30 दिन के अंदर मैं चाहूँ तो उस डिसीजन को चैलेंज कर सकता हूँ इन द स्टेट कमीशन। सो बेसिकली स्टेट कमीशन में अपने कंप्लेंट को फाइल करने का दो तरीका है, या तो कंपनसेशन की वैल्यू 20 लाख से ज़्यादा हो, 1 करोड़ रुपए से कम हो, तब हम स्टेट कमीशन में जाकर अपने कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, इफ एनी कंज्यूमर डज नॉट सेटिस्फाई द डिसीजन और ऑर्डर गिवन बाय द डिस्ट्रिक्ट फोरम, he can also be filed before the state commission within the 30 days of passing of the order. Please note down it. It is a very important line कि स्टेट कमीशन में जाने का, यानी स्टेट कंज्यूमर कोर्ट में अगर जाकर आपको कोई कोर्ट केस फाइल करना है, सपोज आपको कोई प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर कोई कंप्लेन है और आपको कोई कंप्लेन करनी है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आपके कंपनसेशन की वैल्यू, जब कंपनसेशन क्लेम की वैल्यू अगर 20 लाख से ज़्यादा होगी या 1 करोड़ रुपए से कम होगी तब आप जाएंगे सीधे स्टेट कमीशन में, या फिर डिस्ट्रिक्ट फोरम में आप गए थे, वहाँ आपकी क्लेम की वैल्यू 20 लाख से कम है, यू नो वेरी वेल, वहाँ पर जो डिसीजन आया आप उससे सेटिस्फाइड नहीं, तो आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए ना कि हम यहाँ के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली फिर स्टेट कमीशन के पास जा सकते हो। लेकिन डेज के लिए, इसमें ड्यूरेशन के लिए पॉइंट नोट कर लीजिएगा, दैट इज 30 days ऑफ पासिंग ऑफ द ऑर्डर। यानी डिस्ट्रिक्ट फोरम ने जब वो ऑर्डर दिया उसके 30 दिन के अंदर, उसके बाद के 30 दिन के अंदर आप स्टेट कमीशन के पास जाकर अपनी क्लेम को नोट डाउन करा सकते हैं या क्लेम डिमांड कर सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट कमीशन। नाउ वी विल मूव टू द थर्ड level of consumer court, that is a apex level of consumer court, that is a national commission. So you can see that district level के लिए district forum और पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए और सारे डिस्ट्रिक्ट फोरम को मैनेज करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए दैट इज अ स्टेट कमीशन। एंड नाउ द थर्ड वन इज अ नेशनल कमीशन, दैट इज अ नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। अब इसमें क्या क्या पॉइंट आउट है, द नेशनल कमीशन इज सेट अप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये तो पहले ही क्लियर हो गया था कि जो नेशनल कमीशन है या नेशनल कोर्ट्स, कंज्यूमर कोर्ट्स होती हैं, उनको इस्टेब्लिश करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, दैट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट की। एंड यू नो वेरी वेल प्रेजेंटली हमारे देश में किसकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, दैट इज अ बीजेपी अगेन। एंड यू नो वेरी वेल हु इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट इज अ श्री नरेंद्र मोदी। सो उनकी जो कैबिनेट है उनमें कंज्यूमर डिपार्टमेंट भी होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू नेशनल कमीशन को इस्टेब्लिश करेगा। अब इसके कॉम्पोजिशंस क्या क्या है नेशनल कमीशंस के, इट शैल कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट होगा हु इज और हैज़ बीन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये याद रखिएगा। यानी नेशनल कमीशन का जो प्रेसिडेंट होगा वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो या हो चुका हो, यानी रहा हो या इस समय प्रेजेंटली हो। अब इसमें आपने पहले देखा था स्टेट कमीशन में क्या क्राइटेरिया था प्रेसिडेंट बनने के लिए, क्या क्वालिफिकेशन थी, दैट इज अ हाई कोर्ट का जज होना ज़रूरी है, चाहे प्रेजेंटली हो या पास्ट में रहा हो। वैसे ही अगर नेशनल कमीशन का अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है या कोई प्रेसिडेंट बनाना है किसी सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो उसके लिए उस बंदे को जिसको वो प्रेसिडेंट बनाएंगे वो सुप्रीम कोर्ट का क्या होना चाहिए, जज होना चाहिए या रहा हो। 4 अदर मेंबर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके अलावा चेयरमैन के साथ साथ यानी प्रेसिडेंट के अलावा 4 अदर मेंबर भी अपॉइंट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, जिसमें से एक वुमेन होनी चाहिए।
सो यू कैन सी दैट शुरू से डिस्ट्रिक्ट फोरम में थे तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में 1 प्रेसिडेंट प्लस 2 मेंबर, 1 वुमेन। स्टेट कमीशन में भी 1 चेयरमैन या 1 प्रेसिडेंट प्लस 2 मेंबर, जिसमें से एक क्या होनी चाहिए, वुमेन होनी चाहिए। बट इन द नेशनल कमीशन देयर शुड बी 1 प्रेसिडेंट एंड 4 अदर मेंबर, और 4 मेंबर में से कम 1 वुमेन होना चाहिए। अब नेशनल कमीशन में आप कब जाते हो? बेसिकली जब स्टेट कमीशन के डिसीजन से आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे। बेसिकली आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया। डिस्ट्रिक्ट फोरम के अगर आप डिस्ट्रिक्ट फोरम के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप कहाँ जाओगे? स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप कहाँ जाओगे? नेशनल कमीशन। क्लियर हो गया? ऐसे ही आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में समझ लो, डिस्ट्रिक्ट फोरम में कितने रुपए की वैल्यूज़ के क्लेम फाइल किए जाते हैं, तो वहाँ पे वैल्यू का जो फाइल करने का जो सिस्टम है वो है 1 रुपये से लेकर 20 लाख, फ्रॉम 1 रुपीज़ टू 20 लाख रुपीज़ के कंपनसेशन क्लेम किए जाते हैं। बट अगर आपकी क्लेम की वैल्यू, कंपनसेशन की क्लेम की वैल्यू 20 लाख रुपये से ज़्यादा है या फिर 1 करोड़ रुपये से कम है, more than 20 lakh but less than the 1 crore, so in this situation you can file the complaint in the state commission, okay। and अगर सपोज आपका जो कंपनसेशन की क्लेम की वैल्यू है अगर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, तब आप कहाँ जाओगे? तब आप जाओगे नेशनल कमीशन। सो ये 3rd पॉइंट है। ऑल कंप्लेंट pertaining to those goods or services and compensation whose value is more than 100 lakh, that is 1 crore, can be filed। यानी कि स्टेट कमीशन में, नेशनल कमीशन में आप कितने की वैल्यू की कंप्लेंट फाइल कर सकते हो? डेट इज़ 1 करोड़। आप एंड पहला रास्ता ये है नेशनल कमीशन में कंप्लेंट फाइल करने का। दूसरा रास्ता ये है अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एनी स्टेट कमीशन, यानी स्टेट कमीशन ने कोई भी ऑर्डर दिया है उसके अगेंस्ट अगर आपको अपील करना है। सो कैन ऑल्सो बी फाइल बिफोर द नेशनल कमीशन। आप नेशनल कमीशन के पास जाकर अपनी कंप्लेंट को फाइल कर सकते हो एंड टाइम ड्यूरेशन इज विद इन 30 days ऑफ पासिंग ऑफ एनी ऑर्डर, और उसके लिए टाइम ड्यूरेशन है दैट इज़ 30 days। यानी अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम ने कोई डिसीजन दिया, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, तो 30 days के अंदर आप स्टेट कमीशन के पास जाके अपनी कंपनसेशन डिमांड कर सकते हो, फिर से उसको केस को रीओपन कर सकते हो। स्टेट कमीशन के पास आपने जो केस फाइल किया है वहाँ के डिसीजन से भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो, सो आप 30 days के अंदर नेशनल कमीशन में आकर अपने जो कंपनसेशन को फिर से रीडिमांड कर सकते हो। तो नेशनल कमीशन लेवल पे, यानी नेशनल लेवल पे अपने कंप्लेंट को फाइल करने के 2 तरीके होते हैं। इफ़ द कंपनसेशन वैल्यू इज मोर देन द 100 lakh, दैट इज़ 1 करोड़, एंड नंबर 2 when any consumer does not satisfy the order given by the state commission, he can also be filed before the national commission within a 30 days of the order। and suppose आप नेशनल कमीशन के थ्रू जो दिए गए ऑर्डर है उससे भी सेटिस्फाइड नहीं है, then an order passed by the national commission is appealed before the supreme court। यानी नेशनल कमीशंस के ऑर्डर के खिलाफ अगर आपको अपील करना है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हो। सो डिस्ट्रिक्ट फोरम के अगेंस्ट स्टेट कमीशन, स्टेट कमीशन के अगेंस्ट नेशनल कमीशन, और नेशनल कमीशन के ऑर्डर को लेकर अगर आप अपील करना चाहते हो सुप्रीम कोर्ट में जाकर आप अपील कर सकते हो। सो यू कैन सी दैट द वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन द 3-tier machinery of the consumer court which are prescribed under the Consumer Protection Act 1986. So I hope today we will discuss all the topics very easily, and you can see that they are basically 3-tier machinery of the Consumer Protection Act 1986 who protect and promote the consumer interest. With the help of these 3 machinery, consumer can easily file their complaints which are suitable as per the amount claim, as per the any order against by him। यानी अगर कोई ऑर्डर उनके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट नहीं है तो वो उस ऑर्डर के खिलाफ भी कंप्लेन कर सकते हैं। बेसिकली ये कहने का मतलब है। सो as well as you can see that in this video they are basically 3-tier system of the Consumer Protection Act, that is the district forum, state commission and national commission।
सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. If you have any doubts or suggestion regarding this video, please ask me in the online classes as well in the WhatsApp group. आज के लिए इतना ही. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.